प्यारे बच्चों, कई महीनों से हम सभी एक दूसरे से दूर हैं। इस महामारी ने हम सभी को अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। दुर्भाग्यवश इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय भी एक दूसरे से दूर रहना, स्वच्छता पर समुचित ध्यान देना है। इस महामारी ने हमारी दैनिक गतिविधि के साथ साथ हमारे शिक्षा दीक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाला है। इस निराशाजनक माहौल में खुद को स्वस्थ रखकर क्रियाशील रहने का एकमात्र उपाय स्व अनुशासन है। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्व अनुशासित होकर खुद को और अपने परिवारजनों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत होंगे। आपके अभिभावक और शिक्षक होने के नाते हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको किसी न किसी रचनात्मक कार्यों में शामिल कर आपको क्रियाशील रख सकें, परंतु इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कविता सच्चे विद्यार्थी का काव्य पाठ करने का प्रयास करेंगे। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव के निवासी थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कविवर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने जीवन प्रयत्न हिंदी साहित्य की सेवा की और उसे समृद्ध किया। इनकी कविताओं में देश प्रेम की भावना की संपुष्टता होती है। इनकी काव्य संग्रह हिमतरंगिणी के लिए इन्हें भारत में साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र जैसी रचनाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया, परंतु इस स्वाभिमानी कवि ने भारत सरकार के एक विधेयक, राष्ट्रभाषा संशोधन विधेयक के विरोध में अपना पद्म भूषण वापस कर दिया। इनका मानना था कि यह विधेयक हिंदी भाषा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बच्चों, किसी महान व्यक्ति के कार्यों की समीक्षा उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों से नहीं की जा सकती है। कविवर माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना जीवन लगा दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, सच्चे विद्यार्थी, इस कविता में कविवर ने एक विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए, विद्यार्थी के क्या कर्तव्य होने चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी का जीवन किस उद्देश्य में लगना चाहिए, इन बातों की विवेचना करने का प्रयास किया है। आइए पहले हम कविता पाठ करते हैं, फिर बारी बारी से कविता के छंदों का भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना होगा, देख विश्व सिद्धांत कार्य में निर्भय लग जाना ही होगा। दृढ़ करके मस्तिष्क मनस्वी बनकर वीर कहाना होगा, पूर्ण ज्ञान सर्वेश चरण पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा। यह स्वार्थी संसार एक दिन बने हमी से जब परमार्थी, तब हम कहीं कहा सकते हैं सच्चे भारतीय विद्यार्थी। ब्रह्मचार्य व्रत भीष्म पितामह को आगे रख धार रहे हों, वीर तेज में अर्जुन बनकर दुर्जन दल को मार रहे हों। सादेपन से हो सुतीक्ष्ण, पागल से प्रण को पाल रहे हों, न्याय नीति में विदुर सरीखे तीखे वाक्य निकाल रहे हों। कर्म क्षेत्र हमको मिल जाए, हो बस इसी बात के प्रार्थी,
ऋषियों के संतान वही हैं, अद्भुत भारतीय विद्यार्थी। सीख रहे हों पश्चिम से जो धर्म स्थल में मरने के गुण, नैतिक छानबीन की दृढ़ता, मर्म स्थल में भरने के गुण, हृदय हाथ मस्तिष्क मिलाकर कर्म स्थल जय करने के गुण, अपनी कार्य शक्ति से दुनिया भर का मन वश करने के गुण, वे ही हैं माता के रक्षक, वे ही हैं सच्चे विद्यार्थी, वे ही हैं लक्ष्यों के लक्षक, प्यारे भारतीय विद्यार्थी। भारतीय शालाओं के गुण विश्व विदित करने वाले हों, भारतीय शिक्षा पर सूरज शीघ्र उदित करने वाले हों, भारतीय सागर को बढ़कर नित्य मुदित करने वाले हों, भारतीय निंदक समूह अभिलंब क्षुब्ध करने वाले हों, परिवर्तन करने वाले देव भारती के अज्ञार्थी निस्संदेह कहा सकते हैं ऐसे भारतीय विद्यार्थी। आइए इन कविता के छंदों का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। भावार्थ जानने से पहले हम कविता में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। झटपट, जल्द ही। विश्व सिद्धांत मतलब संसार की रीति, संसार कैसे चल रही है, लोगों की मान्यता कैसे क्या है, लोग किस तरह से विकास कर रहे हैं। निर्भय, निडर, मस्तिष्क, दिमाग, मनस्वी, बुद्धिमान, ऊंचे मन वाला, ओछा मन नहीं हो जिनका। सर्वेश, ईश्वर, जीवन पुष्प, जीवन रूपी फूल। स्वार्थी, जो अपना मतलब देखते हों। परमार्थी, जो परोपकार में लगे हों। ब्रह्मचार्य व्रत, विवाह न करने का व्रत। भीष्म, महाभारत काल के एक महापुरुष का नाम, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। पितामह, दादा, और भीष्म का भी उपनाम पितामह है। धार, धारण करने वाला। दुर्जन दल, बुरे लोगों का समूह। प्रार्थी, चाहने वाला। मर्मस्थल, हृदय, हृदय का एक नाम मर्म स्थल भी है, क्योंकि संवेदनाओं का सारा जड़ हृदय होता है। विचारों का पोषक, उत्सर्जक दिमाग होता है, जब संवेदनाओं को समझने वाला हृदय होता है। शालाओं, विद्यालय, विश्वविदित मतलब दुनिया भर में। मुदित, प्रसन्न, निंदक समूह, निंदा करने वाले। अविलंब, तुरंत। क्षुब्ध, व्याकुल, परेशान, निसंदेह, बिना संदेह के। इस कविता के पहले छंद, समय जगाता है हम सबको, झटपट जग जाना होगा, देख विश्व सिद्धांत कार्य में निर्भर लग जाना ही होगा। दृढ़ करके मस्तिष्क मनस्वी बनकर वीर कहाँ ना होगा, पूर्ण ज्ञान सर्वेश चरण पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा। यह स्वार्थी संसार एक दिन बने हमेशा परमार्थी, तब हम कहीं कहा सकते हैं सच्चे भारतीय विद्यार्थी। समय जगाता है सबको। यहाँ पर इस कविता में यह सिर्फ तात्पर्य नहीं हो सकता कि हम घड़ी देखकर सुबह 5 बजे जग जाएं। यहाँ समय जगाने का मतलब होता है समय रहते हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हम विकास की ओर अग्रसर हों। अब ऐसा न हो कि हम सिर्फ सोचते रह जाएं और समय निकल जाए। बाद में समय बीत जाने के बाद ज्ञान हो जाने का ही क्या फ़ायदा। चिड़िया अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया छिप गई खेत। तो इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि समय रहते हमें जग जाना होगा। हमने एक विद्यार्थी के रूप में हमें दृढ़ होकर बुद्धिमान बनकर पहले तो ज्ञान प्राप्त करना होगा, और फिर विश्व सिद्धांत मतलब विश्व की रीति नीति क्या है, उस सिद्धांत को देखते हुए अपने देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना होगा। और हमारे आचार व्यवहार से यदि भारत के लोग प्रेरित होते हैं और वो भी परोपकारों में सम्मिलित होते हैं स्वार्थ छोड़कर, तब हम एक विद्यार्थी का कर्तव्य शायद पूरा कर पाएंगे।
ज्ञान अर्जन कोई सामान्य काम नहीं है। वैसे तो मनुष्य पूरे जीवन भर ज्ञान अर्जित करते रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज्ञान प्राप्त होते ही रहता है, परंतु व्यावहारिक रूप से एक सीमा बनी हुई है कि इस सीमा के बाद हम ज्ञान अर्जन के साथ साथ परोपकार और उद्योग में लग जाते हैं, और हमें लग ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञान अर्जन करने तक इस कविता के दूसरे छंद में हमारे महाकाव्य महाभारत के एक महान पात्र भीष्म पितामह का उदाहरण लेकर के यह बताया गया है कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ज्ञान अर्जन में लगे। व्यवहारिक रूप से जीवन प्रयत्न सभी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना ना ही संभव है ना ही उचित है, परंतु कम से कम हम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जब तक ज्ञान अर्जन में लगे हुए हैं तब तक खुद को ब्रह्मचर्य नियम में समाहित करें। अन्यथा ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि हम जीवन की हर एक सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं और साथ में अच्छे ज्ञान भी अर्जित कर पाएं। ये संभव ही नहीं है। हमारा ध्यान दुनिया के आकर्षक चीज़ों की तरफ भटकेगा और हम अपने शिक्षा दीक्षा से विमुख हो जाएंगे। इसलिए हमें भीष्म पितामह की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर अर्जुन की तरह दृढ़ निश्चयी, संयमी और अपने लक्ष्य पर केंद्रित बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि सभी एक दूसरे को तुरंत जवाब देने के लिए उत्सुक रहते हैं, चाहे वह जवाब सही हो गलत हो, सामने वाले को अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो, हमारा संप्रेषण का तरीका अच्छा हो बुरा हो, बिना इसका विचार किए हुए। यहाँ पर फिर से हमारे महाकाव्य के एक महान पात्र महात्मा विदुर का उदाहरण दिया गया है। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और वह हमेशा धृतराष्ट्र के हाँ में हाँ मिलाने के बजाय उचित बात बोला करते थे, परंतु उनके संप्रेषण का तरीका ऐसा था कि महाराज कभी क्रुद्ध नहीं होते थे। हमें सच बात अवश्य कहनी चाहिए। कुछ समय तक सच बात कड़वी हो सकती है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य परोपकार होना चाहिए और हमारे संप्रेषण का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे, उसे लगे कि यह हमारे भलाई के लिए कही जा रही है। निश्चित ही हमें अपने ज्ञान का उपयोग कर नीतिपूर्वक बात कहनी चाहिए, गलत और में भी हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। कविता के अगले छंद में सीख रहे हों पश्चिम से जो धर्म स्थल में मरने के गुण। हमारे समाज में धर्म की बहुत संकीर्ण व्याख्या की गई है, या कहिए कि धर्म की बहुत संकीर्ण अवधारणा बन गई है। व्याख्या तो बहुत व्यापक रूप से है, लेकिन लोग अध्ययन नहीं करते हैं। हम धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद गिरजाघर समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य का धर्म, मनुष्य का मूल धर्म दया, परोपकार, आदर, दूसरों को आदर करना और सहिष्णुता है। हम चाहे जिस व्यवसाय में हों, हम शिक्षक हों, एक विद्यार्थी हों, एक व्यवसायी हों, एक वकील हों, एक नेता हों, चाहे जिस व्यवसाय में जिस उद्योग में लगे हों, हमारे पास कम से कम आधारभूत मूल गुण अवश्य होने चाहिए। और वो आधारभूत मूल गुण हैं परोपकार, दया, विनय, भारत में एक समय ऐसा था कि विश्व में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी अध्ययन करने को आते थे। लेकिन
हम निश्चय ही यह कह सकते हैं कि आज भारत की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। तो सिर्फ विद्यार्थी ही अच्छे ना हों, हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि शालाएं, विद्यालय भी जहाँ शिक्षा ग्रहण किया जाता है वह भी उत्कृष्ट हों। उनसे जो विद्यार्थी निकलें शिक्षा ग्रहण करके, उनका शिक्षा सामाजिक कसौटियों पर व्यवहारिक रूप से सही हो। हमारी शिक्षा के कारण हमारे निंदक समूह अविलंब हमारी निंदा करना बंद कर दें। हम अपनी शिक्षा का प्रयोग कर अपने देश को उत्कृष्टता के शिखर बिंदु पर स्थापित कर दें, तब जाकर हमारी शिक्षा परिपूर्ण होगी और हम एक सच्चे विद्यार्थी कहला सकेंगे। हमने इस कविता के भावार्थ बताने का प्रयास किया है। हालांकि किसी कविता के वास्तविक भावार्थ बताना थोड़ा सा कठिन कार्य है, चूँकि उस कविता को उसके रचयिता कवि ने अपनी मनस्थिति, समसामयिक स्थिति और उस समय की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिखा होगा। उस कविता के सही भावार्थ बताने के लिए एकमात्र वही उपयुक्त व्यक्ति हैं। परंतु हम जब किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसको अभी के समय के अनुसार भावार्थ को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, अथवा ऐतिहासिक भावार्थ जानकर उनसे सीखकर भविष्य में वैसी गलती न दोहराने का कार्य करते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह कविता समझ में आई होगी। आपको यदि किसी प्रकार की समस्या हो, किसी छंद को समझने में कोई समस्या हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में लिख देंगे। हम अगले वीडियो में आपके उत्सुकता का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।